नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोहित कश्यप में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। चैप्टर नंबर 3 है ये और चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। तो ये एक नया चैप्टर है। इससे पहले हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ वाला चैप्टर किया जो कि सेकंड चैप्टर था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन पे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। और छोटा चैप्टर है इसलिए ये 2 लेक्चर इसके लिए इनफ होगा। 2 लेक्चर पर्याप्त है इस पूरे चैप्टर के लिए। तो आज हम 50% से ज्यादा जो एरिया है इस चैप्टर का वो हम कवर करेंगे। और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉपुलेशन कंपोजिशन के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो जो मेजर हेडिंग्स हैं जो कि मैं हर बार आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि जो जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक्स लिखते हैं कि आज हम लोग सबसे पहले हम लिखेंगे इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फिर आज हम कौन से टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सेक्स कंपोजिशन पे बात करेंगे। ये एक मेजर टॉपिक है जिसमें हम सेक्स रेशियो और सेक्स पिरामिड वगैरह भी हम चर्चा करेंगे। फिर एज स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। आयु संरचना पे बात करेंगे। फिर एज सेक्स पिरामिड पे बात करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और संभावना ज्यादा बनी रहती है इस पिरामिड से क्वेश्चन आने की। फिर हम रूरल अर्बन कंपोजिशन पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लिटरेसी पे। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेजर टॉपिक्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ इसके अंदर जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा वाइड है। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हालांकि एनसीईआरटी में हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी कंप्रेस की गई है, बहुत ज्यादा कंप्रेस वर्जन है किसी भी चीज का। जैसे कि 150 पेज अगर मान लेते हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको 1500 पेजों का ज्ञान देने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंप्रेस है। यही कारण है कि एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइन जो मीनिंग निकल कर आता है वह सभी को समझ में नहीं आता है। तो और वहां से क्वेश्चंस और वहीं बिटवीन द लाइन सीबीएसई क्वेश्चन बनाकर दे देती है। फिर समस्याएं होती हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इन 3 टॉपिक्स पर। 6 टॉपिक्स हैं टोटल। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सेक्स कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर एंड एज सेक्स पिरामिड। ये 3 मेजर टॉपिक्स और इसके अलावा और भी कुछ इसके अंदर भी बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं और मीनिंग्स हैं। उन सब पर हम लोग भी आगे चर्चा करेंगे। देखते हैं आखिर इन 3 टॉपिक्स में क्या क्या है। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम, और ये फर्स्ट लेक्चर इन 3 टॉपिक्स को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, जिसको हम जनसंख्या संगठन हिंदी में कह रहे हैं। और देखिए क्यों पढ़ें, सबसे जरूरी बात है हम इसे क्यों पढ़ें और या ये क्या एक्सप्लेन करेगा, क्या है, हम इसे क्यों पढ़ें और ये क्या एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, देखिए इससे पहले चैप्टर हमने जो पढ़ा, जब भी हम डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफी का मतलब स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन, जब भी हम डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं 2 चीजें होती हैं इसकी। एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी।
ठीक है, इसकी संख्या यानी कि जनसंख्या, डेमोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने फर्स्ट इससे जो लास्ट चैप्टर था हमने उसके अंदर भी पढ़ा कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर और वो सारी चीजें पढ़ी हमने। तो और फिर हमने सीबीआर समझा, डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी समझा। वो सारी की सारी कहीं ना कहीं क्वांटिटी पर आधारित थी, कितना, है ना, क्या था, सारा का सारा क्वांटिटी पे आधारित था, जो सेकंड चैप्टर था डेमोग्राफी का या पॉपुलेशन का। लेकिन डेमोग्राफी का एक और डायमेंशन होता है क्वालिटी, यानी कि पॉपुलेशन की संख्या तो जानिए, साथ में उसकी क्वालिटी भी तो जानिए भाई, यानी कि कैरेक्टर्स के, यानी कि उसकी विशेषता, कि पता है भाई 100 करोड़ लोग तो हैं, ये तो हमें पता चल गया, डाटा से हमें पता चल गया कौन सी अवस्था में है, कौन से लोग कहां वितरित हैं, वो वहां पर क्यों वितरित है, ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई। लेकिन उन जो क्वांटिटी हमें समझ में आ गई है और उन लोगों का वितरण समझ में आ गया, वितरण को प्रभावित करने, लेकिन उनके उन 100 करोड़ लोगों में कितने साक्षर हैं, कितने लिटरेट हैं, उनका सेक्स रेशियो कितना है, बताएंगे सेक्स रेशियो क्या है, कि कितने, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या हम इन जनरल बोलते हैं कि महिला और पुरुष का अनुपात, कुल जनसंख्या के अंदर महिला और पुरुष का अनुपात। तो साक्षर कितने हैं, अनुपात कितना है, मेल फीमेल सेक्स रेशियो क्या है, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से लोग कितना काम कर रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये क्या बताएगा, ये क्वालिटी बताएगा, यानी कि उनकी गुणवत्ता को बताएगा। तो भाई थर्ड चैप्टर में हम क्या समझेंगे या क्या सीखेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर क्वालिटी। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या बताता है हमें, अब क्वेश्चन आएगा, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉपुलेशन कंपोजिशन। सबसे पहले ये क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, जनसंख्या की गुणवत्ता बताता है, ठीक है। फिर ये ग्रामीण नगरीय जो भी आप पढ़ेंगे ना इसके अंदर, संगठन को बताता है। क्यों क्यों जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य की प्लानिंग बताएगा, भविष्य की योजनाएं, नियोजन बताएगा, फ्यूचर प्लानिंग बताएगा, ये फ्यूचर प्लानिंग बताएगा ये, ठीक है। रूरल अर्बन कंपोजिशन बताएगा, जन पॉपुलेशन क्वालिटीज बताएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ये 3 से 4 पॉइंट है कि क्यों पॉपुलेशन कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है और हम क्या समझते हैं इससे। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि हम लोग क्या क्या करेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन का अर्थ क्या है, कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को जानना, नोइंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई वो कितना साक्षर है, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है उनका, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी लिख सकते हैं आप, ऑक्यूपेशनल कि कितने लोग कौन से एक्टिविटीज में, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में, टर्सरी में, क्वार्टरनरी में है, कौन से आर्थिक क्रियाकलाप वह कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज में पॉपुलेशन का परसेंटेज ज्यादा लगा है, तो इसका मतलब साफ है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। आज आपको पता लग रहा होगा मेरी वॉइस से, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है और यही कारण है कि कल वीडियो बनाना था, आज इसलिए एक दिन लेट हो गया। मैं सोचा कल तक ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी ठीक से नहीं है गला, और आवाज सॉरी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग आ रही होगी, अलग साउंड कर रहा होगा, लेकिन ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। तो क्यों जरूरी है आप समझे, क्वालिटी बताता है, जनसंख्या की गुणवत्ता, ग्रामीण नगरीय संगठन, भविष्य में नियोजन, फ्यूचर प्लानिंग। देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी, या तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी लिखूंगा तो इंग्लिश में बता दूंगा, बायलिंगुअल चल रहा है, ठीक है। और जिसको जो प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाएगा या मुझे व्हाट्सएप पे बता देगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला टॉपिक हालांकि हो गया है, जिसको मैंने मेज में नहीं लिखा था कि क्यों कब पढ़े हम कंपोजिशन, क्या बताता है कंपोजिशन से, आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स कंपोजिशन, लिंग संगठन, सेक्स कंपोजिशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर बेसिकली हमें जो पढ़ना है, जो मेजर है इसके अंदर सेक्स रेशियो,
क्या है? सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों जरूरी है ये सेक्स कंपोजिशन, क्यों पढ़े? ठीक है, देखिए जब जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्वालिटी बता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोशल डेवलपमेंट की एक मेजर है। ये सोशल डेवलपमेंट का एक मेजर्स है, एक मापक है कि हम कितना सामाजिक रूप से विकसित हो चुके हैं। ठीक है ना, सेक्स रेशियो क्या बताएगा कि हम सामाजिक रूप से कितना विकसित हो चुके हैं। क्योंकि अगर सेक्स रेशियो फीमेल के अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, यानी कि सेक्स रेशियो कम है, महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो इसका एक सामान्य प्रभाव यह पड़ता है कि वहां पर कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति होगी, कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति बनेगी। और महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं के राइट्स, महिलाओं की फ्रीडम, महिलाओं के लिए इक्वलिटी, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वह कहीं ना कहीं ये जो आइडल सिचुएशन है कि इक्वालिटी मिलेगी, उनको राइट्स मिलेंगे, उनको फ्रीडम मिलेगी, वह कहीं ना कहीं महिलाओं से बहुत दूर है और महिलाएं विकास की मुख्य धारा से अलग दिखाई दे रही है। तो सेक्स रेशियो हमको क्या बता रहा है? सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, और सोशल जस्टिस के बारे में कहीं ना कहीं बताता है। तो ये एक ये इंडिकेशन है, इसलिए हमें जरूरी है कि हम बताएं कि सेक्स कंपोजिशन में जो फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है मतलब वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मापते कैसे हैं, इसका मापन कैसे होता है? ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन इन टोटल पॉपुलेशन, वो सेक्स कंपोजिशन है। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो देखिए सीधा सा है, सेक्स रेशियो दो तरीके से नापा जा सकता है, मैन पॉपुलेशन बटे में आप मैन पॉपुलेशन बटे में फीमेल पॉपुलेशन और इनटू 1000 कर दीजिए। ठीक है, ये ज्यादातर देशों में होता है, लेकिन जहां पर महिलाओं की संख्या कम होती है, भारत जैसे देशों में क्या होगा? फीमेल ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन, मैन पॉपुलेशन और इनटू 1000। ठीक है, ये इंडिया में होता है, इंडिया में इसको इससे नापते हैं कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है। ठीक है, तो ये मेजर्स हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेजर्स हो गए कि किस तरह से हम इसको मापेंगे सेक्स रेशियो को। इसके अलावा हम देखेंगे कि व्हाई सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि सेक्स रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो बताएगा सोशल डेवलपमेंट, एक बताएगा इक्वालिटी, ठीक है, एक क्या बताएगा? फ्रीडम बताएगा, और आगे अगला चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो देखिए आप यहां पर कहीं ना कहीं आप उसको लिंक कर पाएंगे कि महिलाओं की स्थिति और जेंडर इक्वालिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिनोट करता है और बताता है कि क्या स्थिति है। लेकिन आप देखिए एक बार, जहां पर ज्यादा फीमेल पॉपुलेशन है, एक और है इसका, एक दूसरा डायमेंशन क्या है? जहां पर ज्यादा है, मोर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, मोर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हमेशा इस बात को डिनोट नहीं करता है कि वहां पर ये सब मिल रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि मोर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, महिलाओं की ज्यादा संख्या पुरुषों से, किसी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों से, तो ये पूरी तरह से गारंटी नहीं है कि वहां पर सोशल डेवलपमेंट होगा, इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वहां के मेल पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई हो, वहां की मेल पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई हो ड्यू टू जॉब अपॉर्चुनिटी, तो वहां पर फीमेल की पॉपुलेशन क्या है? एज कंपैरिजन टू बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, अगर हम रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, किसके लिए? जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, और वह जो माइग्रेट कर रहे हैं उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो पुरुष
पुरुष यानी कि मेल पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और रूरल एरिया में क्या कौन बच गए, विमेन्स बच गई। तो वुमेन जो बची हैं तो वहां पर आप देखेंगे, आप रूरल एरिया क्या होगा, रूरल एरिया का सेक्स रेशियो देखेंगे तो वो फेवरेबल आएगा। लेकिन क्या वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये है भाई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वलिटी, सोशल डेवलपमेंट नहीं है। अगर ये सीधी सीधी बात है कि अगर वहां पर ऐसा होता कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है, तो मेल ही क्यों करता माइग्रेशन, फीमेल भी करती, उसको भी जॉब चाहिए, उसको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, लेकिन नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा मोर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन पर्टिकुलर एरिया ऑलवेज नॉट इंडिकेट द सोशल डेवलपमेंट, इक्वलिटी, फ्रीडम। ओके, तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि जहां पर फेवरेबल कंडीशन है वो हमेशा वहां पर सोशल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट होगा। तो एक ये डायमेंशन है जरूर, लेकिन अब वो स्थितियां वहां पर देखनी पड़ेंगी कि क्या स्थितियां बन रही हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स रेशियो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा दे रखा है एनसीईआरटी में और हम उसी को बेस बनाकर चलेंगे। सेक्स रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? क्या सेक्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है पूरे विश्व में? नहीं, एक जैसा नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें वर्ल्ड के लेवल पर, तो मेल जो है 102 है और फीमेल 100, यानी कि 102 पुरुष पर 100 महिलाएं हैं। ये एक वर्ल्ड का ऑन एन एवरेज डाटा है, ठीक है। तो और आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग देशों में इस तरह की सिचुएशन होगी जहां पर अनफेवरेबल कंडीशंस पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं। एशिया में आप देखेंगे पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और गल्फ कंट्रीज, चाइना की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे इन सभी देशों में अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है, यानी कि लिंग अनुपात जो है वह प्रतिकूल पाया जाता है एशिया और एशियंस कंट्रीज में। आप देखेंगे और क्यों ऐसा क्यों है यहाँ पर, इसके पीछे के कारण हम अलग से भी करेंगे, लेकिन हम यहां पर भी बात कर सकते हैं कि यहां पर क्यों है। सिंपल सी बात है, यहां पर सबसे पहली जो है कंजर्वेटिव माइंडसेट, कंजर्वेटिव माइंडसेट है। आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को, खासकर गल्फ कंट्रीज में आप देखिए, ठीक है, आप महिलाओं को देखेंगे उतनी आजादी नहीं है। अभी वोटिंग राइट्स मिले हैं, कुछ साल पहले कुछ देशों में तो, यानी महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो है ही नहीं वहां पर। और अभी गल्फ कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, अभी ही कुछ देशों में फुटबॉल स्टेडियम में वो फुटबॉल देख सकती हैं, फुटबॉल मैच देख सकती हैं, अभी उनको परमिशन मिली है। ड्राइव नहीं कर सकती, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता महिलाओं का, गल्फ कंट्रीज की बात है, ठीक है ना। और आपको बता दें कि इकोनॉमी डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट ये बहुत अलग है। इकोनॉमी ग्रोथ आप बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आप डेवलपमेंट भी करें। तो वहां पर आप देखेंगे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, मगर सोशल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें भी कहीं ना कहीं ये कंजर्वेटिव माइंडसेट है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हम टोटलिटी में एक बार बताएंगे कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स रेशियो एट ग्लोबल लेवल, तो उसमें हम सारे के सारे पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और भी कारण है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, एमएमआर ज्यादा है, मदर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, ठीक है, और एजुकेशन नहीं दी जाती है महिलाओं को, ठीक है, और भ्रूण हत्या यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, सन प्रेफरेंस एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम एलिब्रेट करेंगे और अच्छे से, लेकिन वो सभी कारण यहाँ पर है। इसके बाद देखेंगे हम यूरोप में, हम देखें
यूरोप में सेक्स रेशियो आपको मैं बता दूं कि फेवरेबल है, महिलाओं के अनुकूल है, यानी कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, रूस और ये देखिए यहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज है, एमएमआर कम है, कंजर्वेटिव माइंडसेट नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनको इक्वल फ्रीडम दी जाती है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी इक्वल ही है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप से कुछ लोग माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण वहां पर विमेन की जो नंबर्स ऑफ विमेन हैं वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो यूरोप है, यूरोप में इसको हम रसिया इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है ना, रसिया इंक्लूड करके यूरोप के ज्यादातर देशों में जो है फेवरेबल कंडीशंस है। फेवरेबल कंडीशन क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल फैसिलिटीज एमएमआर ज्यादा है, माइंड और प्रोग्रेसिव सोच है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स दिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटीज, वहां पर सब कुछ अच्छी व्यवस्थाएं है। ठीक है ना। एक और अफ्रीका की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है अफ्रीका जो है पिछड़ा हुआ देश है? पिछड़ा हुआ पूरा कॉन्टिनेंट है, देश नहीं, पूरा महाद्वीप जो है पिछड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है वो फेवरेबल होगा, सेक्स रेशियो प्रतिकूल होगा या अनुकूल होगा? फेवरेबल होगा, महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा होगी या कम होगी? देखिए आपको सोच के हैरानी होगी कि अफ्रीका में फेवरेबल कंडीशन, महिलाओं का जो सेक्स रेशियो है वो फेवरेबल है, यानी कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों से। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव माइंडसेट उतना नहीं है। ठीक है, ट्राइब्स, आपको बताएं कि ट्राइब्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तुलनात्मक कम है। हमको लगता है ना ट्राइब्स आर बैकवर्ड, नहीं, ट्राइब्स इस मामले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आप देखेंगे बहुत बिल्कुल नीचे है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज है नहीं। तो अफ्रीका में ट्राइब्स ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण वहां पर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को फ्रीडम्स मिल रही है और महिलाओं को आजादी है, पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, कुछ देशों में ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस तरह की स्थिति है। ठीक है, तो लिंग अनुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल है यहाँ पर। और फेवरेबल का एक कारण मैंने बता दिया, ट्राइब्स ज्यादा है जिसके कारण वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये तीन मेजर जो है कॉन्टिनेंट्स जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ये सेक्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और एक बात और बता दें हमको, अब देखिए एक डाटा है यहाँ पर यूएनओ में जितने देश लिस्टेड हैं, ठीक है, जितने देश लिस्टेड हैं उसमें से 139 देशों में क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि लिंग अनुपात अनुकूल है। अनुकूल का मतलब जहां भी आएगा, इसका मतलब अनुकूल का मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है, अनुकूल का मतलब महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, और 139 देशों में तो फेवरेबल है और 72 देश ऐसे हैं जहां पर प्रतिकूल है, यानी कि सेक्स रेशियो कम है। सेक्स रेशियो जो है वहां पर कम है, यानी कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो 72 देश है, उसमें से हम भारत भी है 72 में। ठीक है ना, तो देखेंगे हम ज्यादातर देश जो है क्या है, 139 देश क्या है, फेवरेबल कंडीशंस में है, महिलाओं की संख्या तुलनात्मक पुरुषों से ज्यादा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आप देखेंगे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो यानी कि फेवरेबल कंडीशन कहां पाई जाती है, लैटाविया। क्या है, लैटाविया, LATVIA, यूरोप का एक देश है और ये तो हाईएस्ट है यहां पर, और लोएस्ट क्या है, UAE सबसे कम है। ठीक है, ये यहां पर 100 वुमेन्स पे, इटालिया में 100 वुमेन्स पे 85 मैन है और यहां पर 311 मैन है। हाईएस्ट कहां पर है वर्ल्ड में, इटालिया, जिसमें 100 वुमेन्स पे 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 85 है। और UAE, इकोनॉमी ग्रोथ देख रहे हैं UAE का, अरब अमीरात, क्या है, अरब अमीरात,
पता नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात करके है ये, है ना, यूएई। यहाँ क्या है 311। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अ सिंबल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, क्लियर हो जाना चाहिए इस डाटा से। 311, 100 वुमेन्स 311, यानी कि 1:3 सेक्स रेशियो ऑलमोस्ट, उससे भी ज्यादा। अगर 300 होते तो 1:3 का होता, 311 है। और वहां 85, 100 वुमेन्स है 85 पुरुष है, 100 वुमेन्स है 311। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है यहाँ। और ये यूएई क्या, एशिया का पार्ट है, ठीक है। कारण क्या है, वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमने एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन इसको पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, व्हाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स रेशियो, या फैक्टर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स रेशियो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स रेशियो, इस तरह की हेडिंग आपको या पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा आपके बुक में, ठीक है, लेकिन हमको करना है। क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं, ठीक है, कि क्यों सेक्स रेशियो अनइवन है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहली समस्या, द सन प्रेफरेंस, द प्रॉब्लम of sun preference, the problem of sun preference, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्स रेशियो को बढ़ाती है, बताती है, ठीक है। क्यों सन प्रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों लोग चाहते हैं कि भाई पुत्र को प्राथमिकता, ठीक है ना। आप हिंदी में लिख सकते हैं पुत्र की प्राथमिकता की समस्या, है ना। पुत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, सन को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। और ये चीज कहां होती है आप देखेंगे, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। कहां समस्या है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि लगता है कि सन जो है ना हाई वेजेस अर्निंग है। क्या है, हाई वेजेस अर्निंग करता है, हाई वेजेस अर्निंग कैपेसिटी है उसके अंदर। वो अधिक अर्न कर सकता है पैसा, उनको ऐसा लगता है। और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जहां एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे क्या चाहिए, मानव श्रम चाहिए ना। और ऐसा माना जाता है कि जो मानव श्रम है वह पुरुषों से अधिक नहीं कर पाएंगी महिला, पुरुषों से अधिक महिलाएं नहीं कर पाएंगी, यानी उनको कमतर नापा जाता है कि वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में फिट नहीं, ठीक है ना, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में फिट नहीं है। तो ये कारण है जिसकी वजह से सब लोग क्या कर रहे हैं, पुत्र को सन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, कहीं ना कहीं गर्ल्स को इकोनॉमी बर्डन समझा जाता है। क्यों दे रहे हैं वो सन को प्रेफरेंस, क्योंकि गर्ल्स को क्या है, एक इकोनॉमिक बर्डन है। बड़ा लॉजिकल चलते हैं मां बाप, नहीं भाई, लड़की होगी उसको पालेंगे 20-25 साल, उसकी शिक्षा पे खर्च करेंगे, उसके खाने पे खर्च करेंगे, पहनने पे खर्च करेंगे, उसके करियर को बनाने के लिए उस पर पैसा लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, 25-30 साल बाद उसकी शादी होगी और वह दूसरे घर चली जाएगी। तो जो पूरा का पूरा एसेट्स, लाखों रुपया जो वो लगा चुके हैं 25-30 साल में, जब भी जितने भी वर्ष में विवाह हो, तो वो 25-30 साल का एसेट्स वो लगा चुके हैं उस लड़की में। और वो लास्ट में क्या है, फिर उसकी शादी करनी है, और उसकी शादी में भी उसको दहेज देना है, पैसा देना है,
शादी में पैसा लगाना है। तो ये टोटलिटी में दिखाई देता है पेरेंट्स को, ठीक है, कि जो लड़की है वो एक इकोनॉमिक बर्डन है, एक आर्थिक बोझ है, जिसकी वजह से क्या सोचते हैं सब लोग कि भाई सन को प्रेफरेंस दी जाए, ठीक है ना। बेटा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, और जब बेटी होती है तो क्या कर रहे हैं, 10 लोग कहेंगे। अब इस दर्द को छुपाने के तरीके क्या हैं? अब मॉडर्न हो, हम लोग कहीं ना कहीं मॉडर्निटी की तरफ बढ़े हैं, तो अब लड़की हो जाती है तो कोई ये नहीं कहता कि लड़की हो गई और दुखी है। आजकल क्या हो रहा है, लड़की भी होती है तो वही लड्डू बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो बाहर लड़की हुई तो क्या हुआ है, आजकल तो लड़की लड़की बराबर है। वो ये वाली टैगलाइन जरूर जोड़ देगा। वो एक्चुअली में टैगलाइन इसलिए जोड़ रहा है, वो अपने दर्द को कम कर रहा है, वो अपने दर्द को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है। बहुत कम लोग हैं आज भी, हम देखेंगे हम बहुत ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं सन प्रेफरेंस को बनी रहती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको गर्ल्स इकोनॉमिक बर्डन लगती है, ठीक है। अब तो खैर ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, एग्रो बेस्ड नहीं है, हालांकि हम अर्बन में रह रहे हैं तो हमें नहीं लगता, लेकिन गाँव के क्षेत्रों में आज भी यही स्थिति है। और लगता है कि भाई ठीक है ना, कि भाई ज्यादा वो कमाएगा भी। एक और कारण है जो सन प्रेफरेंस दी जाती है, कंटिन्यू ऑफ फैमिली लाइन। फैमिली लाइन को कौन चलाएगा? ये लौंडा, है ना। मतलब यार लड़का ही सब कुछ करेगा क्या भाई? मतलब कौन लड़का, मतलब क्या, बोले भगवान एक सुपर हीरो हो गया क्या भाई? एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में तो लड़का चाहिए, ज्यादा कमाना है तो लड़का चाहिए, इकोनॉमी बर्डन नहीं चाहिए तो लड़का चाहिए, और हमें वंश को आगे चलाना है, अपने हेरिडिटी को, अपने विरासत को, ठीक है, फैमिली लाइन को अगर हमें आगे चलाना है तो कौन कंटिन्यू करेगा? सन ही करेगा। क्या करेगा? सन ही करेगा, लड़का बेटा ही करेगा, ठीक है। तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जिससे सब लोग क्या करते हैं, सन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और जब सन को आप प्रेफरेंस देंगे तो आप देखेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आप हमेशा पाएंगे, और एक क्षेत्र हमेशा इस देश में, क्या इस दुनिया में 2-4 क्षेत्र जरूर ऐसे रहेंगे जहां पर अनफेवरेबल कंडीशंस पाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा है, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या, 40 इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्या है, ठीक है। भ्रूण हत्या क्यों है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? सन चाहिए। डिलीवरी से पहले, प्रसव से पूर्व उस शिशु के हम लिंग जांच करवाते हैं, उसका जेंडर चेकअप करवाते हैं, और जेंडर गर्ल होने पर हम उसको क्या करते हैं? उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमें सन चाहिए, क्योंकि हमें लड़का चाहिए, समझ लो। जिसे हम कह सकते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। इसको हम कह सकते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। कि हमें एक विशेष प्रकार का ही सेक्स चाहिए। वो क्या है? जेंडर क्या है? वो मेल। तो ये स्वाभाविक है कि जो पुरुषों की संख्या है वो ज्यादा हो, ठीक है ना। तो भ्रूण हत्या एक समस्या है जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इसके अलावा MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, माता मृत्यु दर, ठीक है। मदर मोर्टेलिटी रेट लिखेंगे आप, MMR हाई होना। अब ये क्या चीज है? ये चीज है डिलीवरी के दौरान, प्रसव पीड़ा के दौरान मेडिकल फैसिलिटीज ना मिल पाना, या मेडिकल फैसिलिटीज कम मिल पाना, जिसके कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाना, जिसके कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाना। अब तो खैर वह सारी जो चीजें हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में नर्सिंग होम और डिलीवरी की, प्रसव की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कमियां ही हैं कुछ कुछ।
लेकिन 20 साल पहले ये बहुत ज्यादा था हमारे देश में, और ना केवल हमारे देश में बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की समस्याएं थी। मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी, और मदर मोर्टेलिटी रेट में महिलाओं की संख्या जो माता है, मदर है, वो अगर प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान मर जाती है तो ऑब्वियसली सेक्स रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ लो, तो जिसके कारण क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाए। जहां एमएमआर ज्यादा होगा वहां पर सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाई एमएमआर यानी कि माता मृत्यु दर अगर ज्यादा है तो सेक्स रेशियो ऑब्वियसली अनफेवरेबल होगा, कम होगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट, कंजर्वेटिव माइंडसेट, रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिव माइंडसेट, रूढ़िवादी विचार। ठीक है, वही रूढ़िवादी विचार में क्या है कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं, महिलाओं को समाज में पुरुषों से नीचे ही देखा जाएगा, महिलाएं समाज में एक विशेष कार्य के लिए ही जानी जाएंगी। ठीक है, ये सारा माइंडसेट क्या है, ये सारा माइंडसेट क्या है, ये सारा माइंडसेट है कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी विचारधारा, कि जहां पर हम महिलाओं को एक विशेष कार्य में, अब विशेष कार्य क्या, घरेलू कार्य करेगी। ठीक है ना, अरे देखो ना कि हम महिलाओं को कहां पे बंद कर दे रहे हैं, एक छोटी सी बाउंड्री के अंदर। वो बाउंड्री क्या है, घर की बाउंड्री। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं आज बहुत ज्यादा अच्छा कार्य कर रही हैं और हर एक क्षेत्र में कर रही हैं। और मैं देखिए, आप 2017-18 का अगर आप देखेंगे, यूपीएससी टॉपर महिला थी। ठीक है, सीबीएसई टॉपर आप देखेंगे ज्यादातर गर्ल होगी। सीए में टॉप जो कर रही है, जो टॉप एग्जाम है जहां पे दिमाग का खेल है सारा का सारा, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे महिलाएं आगे, कि नहीं। वे यूपीएससी टॉपर महिला थी, सीए की टॉपर महिला थी, एसएससी की टॉपर भी महिला थी, सीबीएसई टॉपर महिला थी, आईसीएसई बोर्ड की टॉपर महिला थी। यार जब टॉप महिलाएं कर रही हैं तो ये पुरुष क्या कर रहे हैं, ये लड़के लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। ये कुछ नहीं कर रहे, और क्या कर रहे हैं ये लोग, फेसबुक पे प्रिया एंजल्स की आईडी बनाकर लगे हुए हैं, है ना। ये भी महिलाएं बन रहे हैं एक विशेष क्षेत्र में। तो हाँ, अभी एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक होगा आपका, बॉक्स में दे रखा होगा, नेचुरल बेनिफिट और नेचुरल प्रॉफिट कह सकते हैं आप, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। एक बॉक्स में आपका टॉपिक होगा, उस पर भी हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे कि मेडिकली स्ट्रांग है महिलाएं, उनको प्रकृति का लाभ मिला हुआ है मगर उनको सामाजिक हानि हो रही है, उस पर बात करेंगे। तो लेकिन अभी जब देखते हैं कंजर्वेटिव माइंडसेट क्या है। कंजर्वेटिव माइंडसेट यही है कि हम महिलाओं को एक विशेष क्षेत्र तक, एक स्पेसिफिक एरिया तक छोड़ देते हैं। क्या स्पेसिफिक एरिया है उसका, कि डोमेस्टिक काम करेगी केवल। ठीक है, इकोनॉमी एक्टिविटीज में उसका कोई ज्यादा रोल नहीं होगा, केवल क्या करेगी, वह डोमेस्टिक काम करेगी। ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उन चीजों से, अगर ये इस तरह का अगर माइंडसेट रहता है तो हमेशा हम देखेंगे समस्याएं बनेंगी और समाज में महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगी और विकास की मुख्य धारा से में वो कहीं ना कहीं अलग रहेंगी। तो ये आवश्यकता है, जहां अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा रहा है और अनफेवरेबल कंडीशन है, तो हम देखेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशन किस कारण है, क्योंकि कंजर्वेटिव माइंडसेट है। और यही आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज में तो यही है, यूएई, कतर, सऊदी अरब, जहां पे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है ना, नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज, इस पर ये टॉपिक जो हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्यों नहीं मिल रहे उन्हें, क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं क्या है, केवल चार दीवारी में रहने वाले एक जीव है, उनको खाना बनाने दो, उनको घर के काम करने दो, उनको कोई राइट्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स में आए, वो स्पोर्ट्स में आए। अब इसको छोड़ो, ओलंपिक में मेडल कौन लाया, साक्षी मलिक लाई, पीवी सिंधु लाई, 2 महिलाएं लाई, है ना। ओलंपिक में तो
भारत में कौन लाया? मतलब गोल्ड मेडल भी वही ला रही है, यूपीएससी सीबीएसई सब टॉप वही कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं वो डोमेस्टिक के लिए है। वर्ल्ड में स्पोर्ट्स में नाम कमा रही है यूपीएससी, ठीक है, सब जगह टॉप कर रही है, लेकिन हम माइंड, ठीक है ना, हम कह रहे हैं केवल डोमेस्टिक है। ऐसा नहीं है, उनको भी यदि बराबर के, मैं आपको बता दूं कि यदि महिलाओं को भी बराबर के राइट्स, बराबर की फैसिलिटीज अगर दी जाएं तो वह पुरुष से कहीं ज्यादा आगे होंगी, पुरुष से कहीं ज्यादा आगे होंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम अगली बात करते हैं। हाई एमएमआर हो गया, कंजर्वेटिव माइंडसेट हो गया। इसके अलावा माइग्रेशन एक और है, पांचवा पॉइंट्स जो है, माइग्रेशन से भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन दोनों से, क्योंकि माइग्रेशन में ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में, अब भारत की एग्जांपल से समझिए कि जहां पर माइग्रेशन हो रहा है तो पुरुष प्रवास कर रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो जहां मैंने अभी बता दिया आपको कि जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण दूसरी जगह पर जा रहा है, और जब वो दूसरी जगह पर जा रहा है तो महिलाओं की संख्या जहां से वह गया है, यानी कि ओरिजिन प्लेस पे ज्यादा हो जाती है। जबकि वो जहां पर गया है तो और भी लोग आए होंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो वहां पे पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन हो गई सेक्स रेशियो की, यानी सेक्स रेशियो अनफेवरेबल हो गया वहां पर, और यहां पर फेवरेबल हो गया। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन। तो ये 5 कारण है, ठीक है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, इसको अगर आप और ऐड करना चाहते हैं अपने नोट्स में, आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको 5 कारण मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो यहां पर हुआ। एक और मैं बता दूं आपको, एक और आप जो कि मैं अभी बात कर रहा था, नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। सोशल डिसएडवांटेज ये क्या है? ये एक बॉक्स में आपका टॉपिक दे रखा, और ये बहुत शानदार टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर एक अच्छी लाइट डालता है। भाई महिलाओं को नेचुरल एडवांटेज है, आपको बताएं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कहने में कोई नहीं। महिलाओं का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। कोरोना फैला हुआ है, कोरोना इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। आप डाटा कलेक्ट करिए, आप देखिए कि कोरोना में मरने वालों की संख्या पुरुष महिला, टोटल संख्या में महिलाओं की कितनी संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी, आप देखेंगे 70-30 का रेशियो है, यानी कि 100 में से 70 मेल और 30, अरे भाई 50-50 होना चाहिए था, 60-40 या 70-30 का है, और कहीं कहीं तो 80 और 20 का है। 80 मेल इन्फेक्टेड और डेथ हो रहे हैं, ठीक है, और 20 फीमेल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम किसका ज्यादा है? महिलाओं का स्ट्रांग है। यही है नेचुरल एडवांटेज, कि बायोलॉजिकली महिलाएं तो स्ट्रांग है, और आप देखिए जो रेजिस्टेंस पावर है मेडिकली, फिजिकली की हम बात नहीं कर रहे, फिजिकली की स्ट्रांग है या नहीं, हम मेडिकली की उनको बीमारियां, इम्यून सिस्टम उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और माइंडसेट, और उनका माइंडसेट क्रिएशन में भी उनका जो माइंड है वह ज्यादा अच्छा, बेहतर होता है पुरुषों की तुलना में। अब यहाँ पे महिलाएं खुश हो रही होंगी, ठीक है, भाई हमारा दिमाग बहुत तेज है, नेचुरल एडवांटेज है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। मतलब अगर दोनों बराबर मेहनत करते हैं, ठीक है, और दोनों को समान फैसिलिटीज मिलती है, मान लीजिए एक बॉय है एक गर्ल है, भाई बहन है, और उन दोनों को बराबर फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है, और सेम कॉलेज सेम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, सेम कंपटीशन देखते हैं, तो तुलनात्मक ज्यादा बेहतर कर पाएगी वह लड़की, ठीक है। तो ये स्टडीज कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये स्टडी कहती है ऐसा, ठीक है। स्टडी हुई है इन सब चीजों पे कि हमने
और ये सब फॉरेनर और वेस्टर्न स्टडीज कहती हैं ऐसा कि नेचुरल एडवांटेज उनको मिला हुआ है। सोशल डिसएडवांटेज क्या है? सोशल डिसएडवांटेज वही है, क्या है? भ्रूण हत्या। क्या है? भ्रूण हत्या। और क्या है? लैंगिक असमानता। और क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा। वो सारे के सारे पॉइंट, ये सारे के सारे क्या है? डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। ये सोशल डिसएडवांटेज है कि उनको कम पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे, फ्रीडम नहीं दी जा रही, ये सोशल डिसएडवांटेज है। एडवांटेज, नेचुरल एडवांटेज क्या है? उनकी बायोलॉजिकल वो स्ट्रांग है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनका माइंडसेट अच्छा होता है। अगर सेम फैसिलिटीज अगर दोनों को दी जाए वन टाइम ऑफ पीरियड पे तो महिलाएं ज्यादा अच्छा कर पाएंगी, ठीक है ना। आप इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, कोरोना वायरस से संबंधित आप देख लीजिए, ठीक है ना, कि महिलाएं ज्यादा मर रही हैं, पुरुष ज्यादा मर रहे हैं। इसका मतलब महिलाओं में ज्यादा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। और दूसरा एक और भी इसका एक फैक्टर ये भी था कि भाई जो महिलाएं हैं वह थोड़ा सा घर में ज्यादा रहती है, जिसके कारण ये जो डाटा है वो कम है। एक ये भी फैक्टर आया था, यही नहीं, ठीक है। दूसरा कि वो फॉरेन ट्रिप बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कम है। तो 2-3 और फैक्टर हैं, केवल एक फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम उन फैक्टर को भी इंक्लूड कर दें तब भी 70-30 का जो रेशियो बहुत ज्यादा गैप वाला है, ठीक है ना। तो लेकिन पुरुषों को यहाँ पे नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो चीज सत्य है, जो स्टडीज बताती है, मैं तो वही बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं लेकिन अब तो टिकटॉक जैसी ऐप आ गए हैं जिसमें पुरुष भी कहीं ना कहीं महिलाओं का रूप धारण कर कर मनोरंजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अब आने वाले समय में पता नहीं चलेगा महिला और पुरुष क्या है, क्या नहीं चल रहा है, क्या, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है एज स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या है? एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना। 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या, फंक्शनल पॉपुलेशन, और 59 से ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन, यानी आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या, एज स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितने लोग, कुल जनसंख्या में कितने लोग, कुल जनसंख्या में कितने लोग किस किस आयु वर्ग के हैं। आयु संरचना का क्या अर्थ है कि कुल जनसंख्या में, फिर से बोल रहा हूं, कुल जनसंख्या में कितने अनुपात या कितने लोग किस आयु वर्ग के हैं, किस आयु वर्ग के हैं, ठीक है। यानी 15 से 59 और 59 से ज्यादा। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? एज स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं आप? तो आप लिखेंगे एज स्ट्रक्चर या आयु संरचना का अर्थ है कि कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग कौन से आयु वर्ग में सम्मिलित हैं, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन, मैंने बोल दिया, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं, 15 से अधिक और 59 से कम, वह लोग क्या कहलाते हैं? फंक्शनल पॉपुलेशन। क्या कहलाते हैं? फंक्शनल पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या। जो 59 से अधिक है वह डिपेंडेंट पॉपुलेशन, आश्रित जनसंख्या, ठीक है। और 15 से कम वाले वो भी डिपेंडेंट है। क्यों है डिपेंडेंट? क्योंकि दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम उनको क्या कह रहे हैं? डिपेंडेंट। ये डिपेंड है किन पर? इन पर। अगर ये वाली संख्या, क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों वर्ग की? इन दोनों वर्ग की क्या इंपॉर्टेंस है? इन दोनों वर्ग की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये वाली संख्या का अनुपात, ध्यान से, ये वाली संख्या का अनुपात अगर ज्यादा होगा, ये अगर ज्यादा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या होगा? दबाव ज्यादा होगा।
क्यों? क्योंकि इनके लिए हमें क्या देना पड़ता है? पेंशन देनी पड़ती है। इनकी देखभाल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ती है, मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं। तो अगर इन पर हमें क्या करना पड़ेगा? खर्च। लेकिन ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं? नहीं कर रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इनके लिए सरकार को क्या देना पड़ेगा? पेंशन देनी पड़ेगी, देखभाल करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है। और जो इनका गार्जियन नहीं है, इनकी देखरेख करने वाला नहीं है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? ओल्ड एज होम खोलने पड़ेंगे उनके लिए ओल्ड एज होम खोलने पड़ेंगे, उनमें खाना और बहुत सारी फैसिलिटीज। तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था पर हम कह सकते हैं एक दबाव पड़ता है कि आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, केवल आपको इनपुट देना है। तो ये एक डिपेंडेंसी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक किसी नेशन के ऊपर है। और कोरोना वायरस में एक स्टडी में ये भी पाया गया है, अब ये स्टडी कहां तक सही है कहां तक नहीं, इसकी विश्वसनीयता मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चाइना ने ये वायरस बनाया, मतलब एक आर्टिफिशियल वायरस है। और जापान के भी एक नोबेल प्राइज उनको मिला, इम्यूनोलॉजिस्ट है वो, इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनकी भी रिपोर्ट आई, वो मैं पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस इज आर्टिफिशियल वायरस। और वो आर्टिफिशियल वायरस इसलिए कहा उन्होंने, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन में कोई भी वायरस जो नेचुरल वायरस है उसकी एक रेंज है, वो कितने टेम्परेचर को सहन कर सकता है, वो कितनी ह्यूमिडिटी को अडेप्ट कर सकता है। तो एक रेंज होती है हर एक वायरस की, कोई भी वायरस। अब देखिए ना, वायरस चाहे कोई भी जीव भी है, हालांकि वायरस को हम जीव नहीं मानते जब तक वो लिविंग्स में कांटेक्ट में नहीं आता। तो कोई भी जीव है तो उसकी भी एक टेम्परेचर रेंज है ना। टाइगर की एक टेम्परेचर, पांडा की, पेंगुइन की, जिराफ की, लायन की, हिरन डियर, जितने भी जीव हैं उनकी एक टेम्परेचर रेंज है कि वो कितने टेम्परेचर में, कितनी ह्यूमिडिटी में वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो वायरस का भी इसी तरह होता है कि वह एक रेंज में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन कोरोना वायरस कितना भी टेम्परेचर, 5 टेम्परेचर में भी वो जीवित रह रहा है और 30-35 में भी जीवित रह रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर है वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, बनाया गया है। ठीक है। ऐसा जापान के नोबेल प्राइज जीते हुए इम्यूनोलॉजिस्ट ने दिया है, उसका जर्नल छपा है। ठीक है। और उन्होंने बोला भी कि मैंने चाइना की लेबोरेटरी में बहुत समय काम किया और वहां के लोगों को भी जानता हूँ जहां वायरस रखे जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने कॉल किया, कोई फोन नहीं उठा रहा है। उनके ऐसे इंटरव्यू में आया है। ठीक है। इसके अलावा तो ये कहा जा रहा है कि चाइना ने जो ये वायरस बनाया, सो कॉल्ड, ठीक है, उसने क्यों बनाया? क्योंकि वह इस वाली पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था। क्यों खत्म करना चाहता था? अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ रहा है, काम के नहीं। और यही कारण है कि कोरोना से इफेक्ट होने वाली पॉपुलेशन ज्यादातर 60 से ऊपर वाली है, ज्यादातर 60 से ऊपर वाली है। ठीक है। एक मत ऐसा है, इसको लेके मेरे पास कोई डाटा नहीं है, कोई अथॉरिटिक सोर्स नहीं है, ये मेरा एक माइंडसेट है, ये एक मैंने मतलब नेट पर और ये सब जहां पे जो चल रही है वो उन खबरों से मैं बता रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक डाटा मेरे पास नहीं है। बट ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कयास लगाई जा रही है कि चाइना के द्वारा जो वायरस है वो इस डिपेंडेंसी पॉपुलेशन को, इस आश्रित जनसंख्या को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश थी। ठीक है। खैर, अब उस इफेक्ट का कारण है जो मैं यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ। खैर चलिए, छोड़िए। तो भाई, कार्यशील जनसंख्या, अगर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है? एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है और अर्न करती है। तो जहां पर ये ज्यादा है उसको क्या कहा जाता है? यंग पॉपुलेशन। क्या कहा जाता है? यंग पॉपुलेशन। और हम आपको बताएं कि भारत सबसे प्राचीन, सबसे पुराना देश और सबसे युवा देश है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का 60% से अधिक जो पार्ट है वह इस एज ग्रुप का है। तो हम
एक फंक्शनल पॉपुलेशन, एक यंग पॉपुलेशन के साथ है। लेकिन भाई यंग पॉपुलेशन से कुछ थोड़ी होगा। हमारे पास जवान बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है, हमारे पास कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, मगर इन कार्यशील जनसंख्या को कुछ आता नहीं, फिर कैसे चलेगा? यंग पॉपुलेशन के साथ चाहिए हमें स्किल्स। जनसंख्या बहुत है, आता कुछ नहीं है, तो क्या हम वो फंक्शनल, वो कार्यशील जनसंख्या का लाभ उठा पाएंगे? एक वर्ड और है, उसको भी समझिए, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफी डिविडेंड। डेमोग्राफी डिविडेंड, जनांकीय लाभांश। क्या है? जनांकीय लाभांश, डेमोग्राफी डिविडेंड। डिविडेंड, सॉरी गलत हो रही है स्पेलिंग, मैं लिख देता हूं DIVIDEN। ये डेमोग्राफी डिविडेंड, जनांकीय लाभांश हिंदी में। यानी कि देखिए, डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभ का अंश, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। लाभांश का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। डेमोग्राफी का मतलब जनसंख्या, यानी कि अगर ये जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे पास ये अधिक होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा होगा, यानी कि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा लोग हैं, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम ट्रेड भी ज्यादा कर पाएंगे, ट्रेड ज्यादा कर पाएंगे, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो हम कहीं ना कहीं डेवलप हो पाएंगे, ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो वही क्या है? डेमोग्राफी डिविडेंड। कि हम समझिए, डेमोग्राफी डिविडेंड, हम कार्यशील जनसंख्या का लाभ अर्जित कर पाए, या कार्यशील जनसंख्या के द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। ठीक है ना? व्हेन वी अर्न द प्रॉफिट बाय द फंक्शनल पॉपुलेशन, कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? कि हम कार्यशील जनसंख्या के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक लाभ कमा पाए। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड बेटा कम मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा कि कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई इस जनसंख्या के पास स्किल्स तो हो। पता है जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है लेकिन किसी को कुछ आता ही नहीं है। आज का युवा क्या कर रहा है? कार्यशील, हमारे पास युवा बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि आप देखेंगे यूएसए में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ना केवल यूएसए में, यूरोप के अदर्स कंट्रीज में भी ये सारे के सारे बहुत ज्यादा हमारे पास ज्यादा संख्या में इंडिया के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, है ना? वहां पे इंडियंस पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। ठीक है, कनाडा में टैक्सी चालक, तो वो सारे लोग कौन है? इंडियंस, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन यंग पॉपुलेशन के साथ स्किल्स होना भी जरूरी है। ठीक है, पता लगा यंग पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन स्किल्स क्या है? जो टिकटॉक बना लेते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको कुछ ना कुछ स्किल्स आना चाहिए, आपको कुछ ऐसा प्रोफेशन आना चाहिए जिसकी डिमांड ग्लोबल लेवल पर हो। ठीक है, चलिए, तो ये था एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक और मेजर्स या एक मापक कह सकते हैं हम, जिसको हम कहते हैं क्या? पिरामिड्स, एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, हमने दोनों चीजें पढ़ ली, सेक्स कंपोजिशन एंड एज स्ट्रक्चर। अब इन दोनों को मिलाकर एक और चीज बनती है, एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, मीनिंग इसको हम समझेंगे, और क्या है मीनिंग, क्या है इसका मीनिंग? है कि क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मेल फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मेल फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप, कि भाई कितने, देखिए ना, दोनों अपने आप बता रहा है, एज और सेक्स बता रहा है, तो भाई
कितने मेल और कितने फीमेल हैं और ये लोग कितने एज ग्रुप में हैं, यानी कि इस एज एंड सेक्स का कलेक्टिव रिफ्लेक्शन, एज एंड सेक्स का कलेक्टिव रिफ्लेक्शन, कलेक्टिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया कि जब हम एज एंड सेक्स को कलेक्टिव एक टोटलिटी में एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब वह क्या कहलाता है, एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, ये क्या बताता है, इट रिफ्लेक्ट आल्सो क्या क्या रिफ्लेक्ट और करता है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बताता है, विशेषता बताता है, विशेषताओं को बताता है। ठीक है, कैसे विशेषता को बताता है बताएंगे, 3 टाइप्स के आपके मीनिंग समझ में आ गया ना। 3 आप में दे रखे होंगे, 3 पिरामिड आपने दे रखे हैं, उन तीनों पिरामिड को हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, और काम करते हैं। सबसे पहले है एक्सपेंडिंग, सबसे पहले क्या है, एक्सपेंडिंग वाला दे रखा है आपके इसमें, इस पर हम बात करेंगे। एक्सपेंडिंग पिरामिड, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा होगा आपका, इस तरीके से डायग्राम दे रखा होगा, एक एक करके बनाएंगे इसको ध्यान से। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रफली बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को लेकिन जो कॉपी में बनाएंगे आपके पास एनसीईआरटी है, आप उसको देख के बना लेंगे। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आपका एज दिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा होगा, एज दे रखा होगा, और ये वर्टिकल लाइन क्या दे रही है, एज, और यहां पर आपको क्या दे रहा होगा, यहां पर टोटल परसेंटेज क्या दे रखा होगा, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज। वर्टिकल लाइन एज दिखाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल पॉपुलेशन का परसेंट दिखाएगी, फिर एक बीच में एक लाइन खींचेगी जो सेक्स बताएगी, यहां की तरफ फीमेल बोलेगी, यहां फीमेल की संख्या आएगी, और यहां लेफ्ट हैंड साइड मेल की संख्या आएगी। ठीक है, यहां आपके दे रखा होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 100 और 80। ठीक है, इस वाले में आप देखेंगे कुछ इस टाइप का दे रखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, हम उसको रफली बता रहे हैं। इस टाइप का आपका ये इन्होंने बना रखा होगा। ठीक है, ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं इस टाइप का जो पिरामिड है, ट्रायंगल शेप में, क्या है, ट्रायंगल शेप में जो आप देख रहे हैं, ये एक्सपेंडिंग। अब देखिए क्या कहानी है, ये मेल, ये फीमेल, ये एज। देखिए, कम एज में ज्यादा पॉपुलेशन है, कम एज में ज्यादा पॉपुलेशन, यानी कि पैदा ज्यादा हो रहे हैं, जन्म दर हाई बर्थ रेट है, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आप देखेंगे यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बहुत कम होगी, और 80 to 85 पर बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं। ये देखिए ना, टोटल पॉपुलेशन 85 तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। मैं यहां पर, ये किसका आपने दिखा रखा है, नाइजीरिया का, और ये केवल नाइजीरिया का नहीं है, ये लीस्ट डेवलप्ड सभी देशों का है, बांग्लादेश, अफ्रीका के सभी देशों का, ऑलमोस्ट सभी देशों में ये क्या है, मैक्सिको, इन सब में है। तो भाई पहली चीज क्या समझ में आई, यहां पर मैं विशेषताएं लिखता रहूंगा, इसको समझना है। जनसंख्या कम, 0 से 5 में आप देखेंगे, यानी कि बेस जिसका ज्यादा चौड़ा होगा, वाइड है जिसका बेस, उसका मतलब बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाई बर्थ रेट है, हाई बर्थ रेट है, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा है। टोटल पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा, अधिक जनसंख्या होगी। और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहे हैं, बहुत कम जनसंख्या पहुंच पा रही है 80 तक, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी
इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है, और जिसको नहीं पता है वो पहले सेकंड चैप्टर का लेक्चर देखे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या होगी? निम्न होगी। क्योंकि देखो ना 80 तक पहुंचते पहुंचते जनसंख्या का कितना प्रतिशत, बहुत कम प्रतिशत पहुंच पा रहा है। ठीक है। और क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों है? क्योंकि लो मेडिकल फैसिलिटीज। लो मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। लीस्ट डेवलपमेंट, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तभी तो बर्थ रेट ज्यादा बना रहे हैं वो लोग। उनके लिए क्या है? उनके लिए एक शिशु, एक चाइल्ड क्या है? अर्निंग हैंड है। ठीक है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रही है। ये सारी की सारी जो है विशेषताएं हैं वो नजर आ रही है इस वाले में। ठीक है। तो यहां पर जनसंख्या क्या है? हाई बर्थ रेट है, जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए हम उसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कह रहे हैं। देश कौन से हैं? देश यहां पर लिख लेंगे आप। देश एक नाइजीरिया है और मैक्सिको है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा कम है, लो मेडिकल फैसिलिटीज है, विकास बहुत कम है, निम्न विकास, और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। देश मैंने आपको बताई दिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इस एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड में देखते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा कांस्टेंट पॉपुलेशन। दूसरा क्या है? कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। सेम चीज करेंगे। अब ये यहां पर वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कहां पर क्या आएगा, और आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ठीक है। यही फीमेल, मेल। अब देखिए इसके अंदर देखेंगे हम, बेस जो है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। इस टाइप का है, यानी कि जो बीच की पॉपुलेशन है, अर्थात जो एज ग्रुप है, जो बीच का एज ग्रुप है, इसका मतलब आप देखेंगे 25 से 20 से और 40-50 तक, 20 से 50 तक का एज ग्रुप बहुत ज्यादा है, जबकि 0 से 5 में तो कम है। तो अचानक कैसे बढ़ गई जनसंख्या? भाई 0 से 5 तो कम है, यानी कि पैदा तो एक जन्म दर तो कम है, लेकिन ये ऊपर जाकर बढ़ क्यों गई जनसंख्या? ऊपर जाकर बढ़ क्यों गई है जनसंख्या? सबसे पहले तो ये क्या है? बेल शेप्ड है। क्या है? बेल शेप, घंटी नुमा है। कैसे है? ये देखो घंटी कैसे होती है? तो ये क्या है? घंटी नुमा है, यानी कि जो बीच का पार्ट है उसकी विड्थ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देखिए यहां पर बेल शेप्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लो बर्थ रेट है। बर्थ रेट क्या है? लो है। बर्थ रेट लो है। और मिडल एज, मिडल एज में क्या हो रहा है? हाई पॉपुलेशन है। हाई पॉपुलेशन है। क्यों है? ड्यू टू माइग्रेशन। क्यों हो रहा है माइग्रेशन? क्योंकि यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? ज्यादा है। और क्या है? डेवलपमेंट है। भाई डेवलपमेंट है तभी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ठीक है। और क्या है? कौन से देश पर है ये? ऑस्ट्रेलिया पर है ये। ठीक है। और क्या है इसमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ज्यादा। आप देखेंगे लाइफ ऊपर तक बहुत कम लोग नहीं है, ठीक ठाक लोग हैं। आप देखिए जन्म दर
जो नीचे वाला बेस होगा, जो नीचे वाला बेस होगा और ऊपर वाला बेस होगा, वो उतना ज्यादा गैप नहीं है जितना पहले वाले में थे, ठीक है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या है, ज्यादा ही होगी यहां पर, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वह ज्यादा होगी। तो और क्या है, बर्थ रेट लो, सॉरी यहां पे बर्थ रेट इक्वल है किसके, डेथ रेट के। लो बर्थ रेट है किसकी तुलना में, एक्सपेंडिंग की तुलना में लो बर्थ है। लेकिन जब हम डेथ रेट को देखते हैं वहां पर बर्थ रेट हाई थी किसकी तुलना में, डेथ रेट की तुलना में, ठीक है ना। तो बर्थ रेट ज्यादा थी और मर कितने रहे थे, कम मर रहे थे क्योंकि ऊपर आते आते वो हो रहे थे, ठीक है ना। तो बर्थ रेट ज्यादा थी और यहां पर बर्थ रेट इक्वल है डेथ रेट के, ठीक है। और ये सारे के सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषताएं है, ठीक है। अब आइए, और ये क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है, बेल की क्या हो रहा है, धीरे धीरे नैरो होता जाता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नैरो होता जा रहा है। क्यों नैरो होता जा रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, नहीं, क्योंकि मरेंगे तो जो लोग माइग्रेट होकर आए थे वो पुनः वापस अपने देश चले जाते हैं, क्योंकि एक एज तक ही तो काम करते हैं ना। 60 के बाद वो क्या हो रहे हैं, वापस माइग्रेट हो जा रहे हैं जहां से वह आए हैं, क्यों तो काम करने आए, रिटायर हुए वापस वहीं चले गए, ठीक है ना। तो जितनी बर्थ रेट थी डेथ रेट भी उतनी ही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, डिक्लाइन पॉपुलेशन। ये सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे आपने। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, घटती हुई या ह्रासमान जनसंख्या। ये जापान का उदाहरण है, इसमें क्या है, जापान का उदाहरण है। आप देखेंगे इसमें ये बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए बेस उससे भी छोटा, बेस बिल्कुल इतना है, लेकिन क्या है फिर उसके बाद क्या होती है, जनसंख्या बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, फिर धीरे धीरे घट रही है। और यहां पर आप देखेंगे वहां 80-80 देखेंगे, 80-85, और यहां पर 100 प्लस है, यहां पर क्या है, 100 प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका बेस्ड क्या है, इसका जो बेस है वो क्या है, नैरो है, बेस आधार क्या है, नैरो। और जिसका आधार नैरो है, जिसका बेस नैरो है, तो इसका मतलब कुल जनसंख्या क्या है, कम होगी। जिसका बेस नैरो होगा तो लो बर्थ रेट होगी, लो बर्थ रेट होगी, ठीक है। मिडल पार्ट क्या है, वाइड है, तो इसमें भी सेम थिंग, माइग्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, माइग्रेशन ज्यादा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एल लिख रहा हूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, हाई होगी। एक्चुअल पॉपुलेशन, अब देखिए दो वर्ड, एक्चुअल पॉपुलेशन बताया था मैंने और एक क्या बताया था, नेचुरल पॉपुलेशन बताया था। नहीं बताऊंगा इसका पूरा मीनिंग क्या है, अब पहला वाला लेक्चर देखें। एक्चुअल पॉपुलेशन जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन तीनों को इंक्लूड करते हैं। एक्चुअल पॉपुलेशन इसका हाई है और नेचुरल पॉपुलेशन लीस्ट है, बिल्कुल कम है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज हाई, भाई मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा है तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, ठीक है। डेथ रेट क्या है, बहुत ज्यादा, लीस्ट है। डेथ रेट क्या है, लीस्ट है। बर्थ रेट भी लीस्ट है और डेथ रेट भी लीस्ट है, ठीक है। और ग्रोथ रेट के कहें हम तो, अगर ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, माइनस में, बताया ना, नेचुरल तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअल हाई है, एक्चुअल हाई क्यों है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज है, रोजगार के
अवसर है, ठीक है, रोजगार के अवसर है। और एक और है ओल्ड एज। ओल्ड एज पॉपुलेशन भी क्या है, ज्यादा है। यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन जो होगी ना वो ज्यादा होगी, क्योंकि डेथ रेट कम है, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो ओल्ड एज ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर आपको मिलेगी। डेवलपमेंट है जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिलेंगी, लोग बाहर से आएंगे। यही कारण है कि जो नेचुरल होगी ग्रोथ रेट वो लीस्ट होगी, जबकि एक्चुअल क्या होगी, वो हाई होगी, ठीक है। जापान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जापान इसका उदाहरण अच्छा है। चलिए, तो ये हमारे 3 पिरामिड हो चुके हैं, 3 जो पिरामिड है वो हो चुके हैं। अब ये जो आज का टारगेट था 3 टॉपिक्स का वह हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, जिसको भी जरूरत है, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा आपको, ये सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लेक्चर 2 में इसी चैप्टर के आने वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।